जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 76 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 26 सितंबर 2022 को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भी आपके सामने है, ये लीजिएगा। अब पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया भी एक सेमिनार में ए, बी और सी विषयों के प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। तो इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या वो समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 96 है और आपके पास में 160 है और 224 है। इनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके आपको यहाँ पे HCF ज्ञात करना पड़ेगा। इसका HCF ज्ञात कर लो भी। तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये चला जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 8 16, और उसके बाद में फिर 2 से तो ये 24 बार, फिर 2 से और फिर ये चला जाएगा आपका 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। इसके बाद में इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 16 80, फिर 2 से फिर 40, फिर 2 से फिर 20, 2 से 10 बार, 2 से और 5 बार, 5 से 1 बार। उसके बाद में इसका देखो भी 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 2 4, फिर 2 से करोगे तो 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटोगे इसको तो ये 28 2 56 होते हैं अभी, फिर 2 से तो 14 बार, फिर 2 से तो ये 7 बार, फिर 7 से फिर 1 बार। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे इसका जो HCF आ रहा है वो 32 आ रहा है अभी। HCF कितना आ रहा है अभी? HCF आ रहा है वो 32 आ रहा है, इसका HCF है वो 32 आ रहा है। तो 32 इसमें आपका HCF आ गया। तो यहाँ पे 96 है, यानी जो आपका ए विषय है इसके कैंडिडेट कितने 96 है। तो प्रत्येक कमरे के अंदर 32 32 होंगे, तो 96 के अंदर 32 का भाग दे दो तो 32 3 96 होते हैं। तो इसके लिए 3 कमरों की आवश्यकता होगी। उसके बाद में 160 विद्यार्थी है बी विषय के, तो इसको 32 एक कमरे के अंदर 32 विद्यार्थी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 16 एकम 16, 16 2 32, इनको 5 कमरों की आवश्यकता होगी। और उसके बाद में 224 विद्यार्थी है सी विषय के, तो एक कमरे में 32 विद्यार्थी आ सकते हैं। तो इनको कितने कमरों की आवश्यकता होगी भाई? 7 कमरों की आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कमरे कितने हो जाएंगे? तो टोटल कमरे हैं वो 5 और 3 8, 8 और 7 8 और 7 15। तो यहाँ पे टोटल कमरों की संख्या है वो आपकी राइट आंसर होगा, 15 कमरों की आवश्यकता होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है पॉइंट और उसके बाद में 72 और उसके बाद में 45 और 45 के ऊपर बार है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने तो नीचे 9 लगा दो भाई, और जिसके ऊपर बार नहीं है उन संख्या का नीचे 0 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या ऊपर वाले में से घटा दो। तो यहाँ पे 7245 में से 72 आपको निकालने पड़ेंगे। 72 आपको निकालने पड़ेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इधर से इसलिए 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा। यहाँ पे 1 यानी 7173 आ गया, और अपॉन में आपके पास में कितना आ गया? 9900 आ गया।
अब ये अगर कट रहा है तो इसको काट दो, और ए और बी का, यहाँ पे इसने लिखा है ए और बी का महत्तम समावर्त्य यानी HCF है वो आपका 1 है, तो ये ए हो गया और ये आपका बी है, बराबर ए और बी चल रहा है अभी इसमें, तो इसका HCF आपके पास में 1 है, और आपको ज्ञात करना है b माइनस ए ज्ञात करना है। अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, 3 से काट के देखो, 3 दूए 6, 3 साते 21, और 3 से तो ये नहीं कट रहा, यानी 3 दूए 6, 7 और 3 10, 18, 3 से कट जाएगा अभी, तो 3 दुआ 6, बच गया कितना भाई, 1 बच गया 11, और 3 तिया 9, बच गया कितना 2 27, 3 निम 27, और 3 एकम 3। उसके बाद में नीचे आपके पास में कितना चला, 3 तिया 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 33 तो आ जाएगा। उसके बाद में अब फिर 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा क्या, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 से दोबारा से काटो, 3 7 21, बच गया 2 29, और 3 निम 27, बच गया 2 21, 3 7 21। उसके बाद में यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 1100 आ जाएगा। अब और कट रहा है क्या, और ये कट रहा है क्या, 3 से 3 7 और 7 14, 14 और 10 24 और 23, नहीं कटेगा। अब ये अब आ जाए, यानी इनका HCF है वो आपके पास में 1 आ जाएगा अभी, यानी 797 और 1100 का HCF कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको b माइनस ए करना है, तो b आपके पास में क्या है, यहाँ पे a बटा b चल रहा है भी बराबर में, तो b आपके पास में 1100 है और a आपके पास में 797 है, तो 1100 के अंदर से आपको 797 माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और 10 में से 3 जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 303 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बताना है भी कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो भी कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो L से P बड़ा है क्या, तो L ये रहा भी, L से W बड़ा है और W से T बड़ा है और T से P बड़ा है, तो अपन बोल सकते हैं B L से P बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और L से T बड़ा है क्या, तो L से W बड़ा है और W और T दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं भी L से T बड़ा है। और L से B बड़ा है क्या, L से S बड़ा है और S से B बड़ा है, तो ये भी सही हो जाएगा। और बताओ भी P से W बड़ा या फिर बराबर, तो P ये रहा भी और T ये रहा, और T से T और W दोनों बराबर हैं, T और W है वो दोनों बराबर है, और ये P है वो T से बड़ा भी है या फिर बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या है गलत हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूना पत्थर के उष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे चूना पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसको, संगमरमर, और इसका उष्मीय अपघटन करवाया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। चूना पत्थर होता है CaCO3, इसका उष्मीय अपघटन यानी उष्मा देंगे उसको, तो उष्मा देने पर ये क्या है किसमें टूट जाएगा, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा वो चूना बोलते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 10 अलग अलग मैचों में किए गए विकेटों की संख्या आपको दे रखी है, तो आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो 6 देखो भी कितनी बार आया, तो 6 एक ही बार आया है। 4 देखो कितनी बार आया, तो 1 2 4 है वो 2 बार आया है। और उसके बाद में 3 देखो भी कितनी बार आया, तो 1 2 और 3 है वो 3 बार आया है। और 2 देखिए कितनी बार आया है, तो 2 है वो 2 बार आया, तो जिसकी ज्यादा बारंबारता है वही आपका बहुलक होगा। तो 3 है वो ज्यादा बार आया है, तो इसकी बारंबारता ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला भी किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आंकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है, तो वो साख रेटिंग कहलाता है। क्रेडिट रेटिंग या फिर साख रेटिंग कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आंकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जिसे आमतौर पर 300 से 900 के बीच की संख्या से दर्शाया जाता है, तो वो आपका कहलाता है साख रेटिंग। आगे देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन में इसके अंदर है वो आपको 121 है, ये तो 11 के रूप में बाहर आ जाएगा अभी। अब 54.36 का 0.4 के साथ में गुणा करवाना है आपको, 0.4 के साथ में गुणा करवाना है। तो 4 छिके 24 हो गया 2, और 4 तिया 12, 12 और 2 14, 1 और 4 चौके 16, 16 और 1 17, और 4 5 20 और 1 21। तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट यहाँ पे और 1 के बाद में यहाँ पे है, तो आपका 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में इसमें आपको जोड़ना है 256 पॉइंट, 256 तो पॉइंट की सीधे में पॉइंट लगा देना आपको। 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, और उसके बाद में ये आ जाएगा 22। ये कितना बन जाएगा 22। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको 22 लिखूंगा, और भाग 11 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 11 2 22, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है अभी, तो चालनी पट्टिकाएं हैं वो आपकी फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं हैं वो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी, चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग है वो 177 है। तो 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली x हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई, और तीसरी है वो x प्लस 2 हो गई। अब इनका योग है वो आपको कितना दे रखा है, तो 177 दे रखा है, तो 177 लिख दो। उसके बाद में 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस में 1 और 2 यानी 3 हो गया, बराबर में 177 हो गया। अब यहाँ पे देखो भी, ये आपका 3 है वो प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 3x बराबर में बचेगा 172। 172 ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है, और इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो 177 में से 177 में से और 3 जाएगा तो 174 बचेगा भी, 174 बचेगा। उसके बाद में x का मान ज्ञात कर लो। तो x का मान ज्ञात करोगे तो यहाँ पे 177 अपॉन में 3, तो ये आपके पास में 3 5 15 बच गया, 2 24 3 8 24। तो यहाँ पे x का मान है वो 58 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, तो 3 संख्याओं का माध्य ज्ञात, माध्य पूछा है। माध्य होता है बीच की संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या है 58, दूसरी संख्या है x प्लस 1 यानी 59, और तीसरी संख्या हो जाएगी 60। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, इनका माध्य हो जाएगा आपका बीच की संख्या यानी 59। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में आपको बताना है भी जून की तुलना में जुलाई में खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि, पॉलिसियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो जून आपका ये है और जुलाई आपका ये है। तो जून में 180 पॉलिसी खरीदी गई थी, और जुलाई के अंदर है वो 240 खरीदी गई है। तो कितने की वृद्धि हो गई है, तो ये 60 की वृद्धि हो गई। कितने के ऊपर वृद्धि हुई, तो 180 के ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे 100 लगा दो। तो 0 से 0, 3 कम 3 और 3 छिके 18, 100 के अंदर 3 का भाग दोगे 33 से 1/3 आएगा। तो आपका लगभग में 33% की वृद्धि हुई है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान राजधानी को कलकत्ता, अब कोलकाता है, से बदलकर दिल्ली कब किया गया था। तो ये 1911 में इसकी 1911 के अंदर है वो बोला गया था भी राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया है भी मुँह के अंदर है वो क्या होता है। तो मुँह में संपूर्ण भोजन का सेवन किया जाता है भी, संपूर्ण भोजन का सेवन किया जाता है। दांत क्या करते हैं, तो चबाने का कार्य करते हैं भोजन को। जीभ क्या करती है, तो भोजन को रोलिंग का कार्य करती है, घुमाने का कार्य एक प्रकार से, ठीक है। और लार क्या करती है, तो भोजन को निगलने का कार्य करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। इसमें बोला गया भी कुछ कैल्शियम है वो आपके एल्डिहाइड है, तो कुछ जो आपके कैल्शियम है Ca से कैल्शियम हो गया, और वो आपके क्या है एल्डिहाइड है। तो A से एल्डिहाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। और सभी एल्डिहाइड है वो रुबिडियम है।
तो सारे के सारे जो एल्डिहाइड है वो रुबिडियम है, तो Ru रुबिडियम हो जाएगा। और उसके बाद में सभी रुबिडियम है वो क्या है भी हाइड्रोजन है, तो सारे के सारे जो रुबिडियम है वो किस में आ जाएंगे, आपके हाइड्रोजन में आ जाएंगे। अब इसने बोला है भी कुछ हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड है, तो कुछ हाइड्रोजन एल्डिहाइड है क्या, बिल्कुल सही है। और कुछ रुबिडियम एल्डिहाइड है क्या, तो कुछ जो रुबिडियम है वो एल्डिहाइड है क्या, बिल्कुल सही बात है। और अगला देखो भी सभी एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है भी सारे के सारे जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। सभी निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा सही है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 10, उसके बाद में 150 दे रखा है, और उसके बाद में आपको 3 दे रखा है, और यहाँ पे 8 दे रखा है, फिर 80 दे रखा है, और उसके बाद में 2 दे रखा है। आप देखो भी इसके अंदर कौन सा नियम ये लागू कर रहा है, तो 10 ये यहाँ पे 10 है, और इस 10 के अंदर है वो आप एक प्रकार से अगर 3 निकाल देते हैं तो 7 बचेगा, फिर 150 नहीं होगा, और अगर 3 जोड़ देते हैं तो ये 13 हो जाएगा, तो भी 150 नहीं होगा। अगर इसको आपस में गुणा करवा दूं, यानी इसको आपस में गुणा करवा दूं, 10 का और 3 के साथ में आपस में गुणा करवा दूं, तो कितना आएगा मेरे पास में 30 आएगा, और 30 को फिर मैं मेरे पास से 5 से गुणा करवा दूं तो कितना आ रहा है 150 आ जाएगा। अब 8 को 2 के साथ में आपस में गुणा करवा दूं, आपस में गुणा करवाऊंगा तो 8 2 16 हो जाएंगे, और फिर 16 को 5 से गुणा करवा दूं तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 को, और यहाँ पे 3 है, तो 18 को 3 से गुणा करवा दूं भी, 18 को 3 से गुणा करवाऊंगा तो 18 3 54 हो जाएंगे, और 54 को फिर मैं 5 से गुणा करवाऊंगा तो 5 चौके 20, 2 5 5 25 और 2 27, यहाँ पे 217 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है भी प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए, यानी -1 करना है। तो इस प्रकार कितने शब्दों में एक ही स्वर होगा, एक ही स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पहले वाले में चेंज करता हूँ तो जे है उसमें आई आ जाएगा भी, तो इसके अंदर स्वर आ रहा है, जे के अंदर जे है वो आई में चेंज होगा तो इसके अंदर स्वर आ रहा है। उसके बाद में देखो भी आर है वो क्यू के अंदर चेंज होगा, आई है वो एच में, और एम है वो आपका एल में चेंज हो जाएगा, और ई है वो डी में चेंज होगा, तो इसके अंदर कोई स्वर नहीं आएगा। और उसके बाद में इसके अंदर स्वर आ जाएगा भी, जो आपका बी है वो ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर स्वर आ रहा है। उसके बाद में एफ है, एफ के अंदर देखो भी एफ है वो आपका ई के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अंदर भी स्वर आ रहा है। और इसके अंदर एल है वो के अंदर चला जाएगा, एम है वो एन के अंदर चला जाएगा, एस है वो आर के अंदर चला जाएगा, और टी है वो एस के अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर कोई स्वर नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो भी अब इसके अंदर है, इसके अंदर स्वर आ रहा है भी, इसके अंदर भी स्वर आ रहा है। और यहाँ पे देखो भी टी आई एम ई, टी है वो आपका एस में चला जाएगा, आई एच में चला जाएगा, एम है वो आपका एल में चला जाएगा, और ई है वो आपका डी में चला जाएगा, तो इसके अंदर भी कोई स्वर नहीं आ रहा है। तो एक भी यानी ऐसे कितने शब्द है जिसमें एक ही स्वर है, तो ऐसे आपके 3 शब्द है, ऐसे आपके 3 शब्द है जिसके अंदर है वो आपके क्या है एक ही स्वर है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो असंतृप्त यौगिक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। और असंतृप्त यौगिक के अंदर है वो दोहरा बंध उत्तरीय अबंध पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संतृप्त यौगिक होता है ना, संतृप्त यौगिक के अंदर ओनली फॉर एल्केन श्रेणी आती है, क्योंकि इसके अंदर है वो आपके एकल बंध पाया जाता है। इट्स ओके। आगे चलते हैं, असंतृप्त यौगिक के अंदर एल्किन और एल्काइन दोनों आ जाते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें होटल को क्या लिख रहा है, HOTEL, होटल को ये लिख रहा है DQPG और H लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो भी 4 बढ़ा दिया और उसके बाद में 2 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया और 2 बढ़ा दिया, और इसी प्रकार से 4 माइनस किया फिर 2 बढ़ा दिया और फिर 4 माइनस किया। तो पहले 4 माइनस कर रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है, फिर 4 माइनस कर रहा है, तो LOGIC लॉजिक के अंदर क्या करेगा, ये पहले 4 घटाएगा
तो एच आ जाएगा। उसके बाद में 2 बढ़ाएगा तो क्यू आ जाएगा, फिर 4 घटाएगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर 2 बढ़ाएगा तो ये आ जाएगा के, और उसके बाद में 4 घटाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में वाई। 4 घटाएगा तो 3 तो ये हो गया, और एक जेड चला जाएगा उसमें, वाई आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप प्रदान की जाती है, जिसके तहत प्रति माह के साथ 15 लाख रुपए प्रति वर्ष का नियमित आय अनुसंधान अनुदान तथा अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो वो प्रति माह कितना रुपए दिया जाता है? 25,000 रुपए दिया जाता है प्रति माह। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 दोस्त हैं ABCDEFGH एक वर्ताकार मेज के ऊपर बैठे हुए भी। तो इस प्रकार से 8 की शीट बना लेते हैं अपन, 6, 7 और 8। उसके बाद में इसने बोला है भी उसका मुख्य केंद्र की ओर है, केवल डी है वो ए और ई के बीच में है। तो यहाँ पे केवल डी है वो ए और ई के बीच में, तो यहाँ पे डी आ गया। एफ ई है वो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ई है वो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे एफ है वो आपका, ई है वो आपका यहाँ पे आएगा, और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। एफ के दाईं और दूसरा, तो एफ का दाएं नीचे वाला होगा, पहला और दूसरा ई आ जाएगा। सी और जी के बीच में केवल बी बैठा है, सी और जी के बीच में केवल बी बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। जी और एच के बीच में केवल एफ बैठा है, तो जी और एच के बीच में, जी और एच के बीच में एफ बैठा है। और यहाँ पे देखो भी सी और जी के बीच में बी बैठा है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में इसने बोला है डी के सापेक्ष एफ का स्थान कौन सा है? तो डी के सापेक्ष ये रहा डी, और एफ का स्थान पहला, दूसरा और तीसरा, तो बाएं तीसरा हो जाएगा भाई, बाएं ओर से तीसरा, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी सलित वल्य संरचना होती है जो सोकर बॉल के सदृश होती है? तो वो होती है कार्बन 60, जिसे फुलरिन बोलते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी जो रचना है, जो संरचना है वो बक्की बॉल जैसी होती है, पिंजरे जैसी सलित वल्य संरचना है जो सोकर बॉल के समान होती है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है भी एक इलेक्ट्रिक पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी के रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान किसी अन्य स्थान से पानी न तो टंकी में आ रहा है और न ही टंकी से निकल रहा है। तो इस रिसाव द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो ये देखो भी एक पंप है, कोई ए मान लेता हूं मैं, ये 5 घंटे के अंदर टंकी भर देता है। लेकिन पंप ए और प्लस में एक दूसरा पंप है बी जो कि रिसाव वाला है, ये बी है वो रिसाव वाला पंप मान लेता हूं। ये दोनों खुले हैं, अब यानी पंप ए अकेला खुला है तो वो 5 घंटे में टंकी को भर देगा। लेकिन एक रिसाव होने के कारण अब वो रिसाव में यहाँ पे बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 7.5 घंटे लेते हैं। 7.5 घंटे को मैं क्या लिखूंगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2, 15/2 को मैं 7.5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, अब 7.5 घंटे लेगा। अब यहाँ पे देखो भी इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो 5 से 7.5 है वो 7.5 आप एलसीएम ले लो इसका। एक प्रकार से इस प्रकार से भी कर सकते हो, और या फिर आप है वो यहाँ पे एक प्रकार से यानी 5 है और ये 15/2 लिख दूं, 15/2 लिख दूं, इस प्रकार से है। अब इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर भिन्न का आपको एलसीएम ज्ञात करना कहे तो आप क्या करोगे? भिन्न का अगर आपको एलसीएम ज्ञात करने का बोले तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको ऊपर यानी जो आपका अंश है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, अंश का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जो आपका हर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसका तो एलसीएम ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका 75, या फिर इसका 30 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 आपका एलसीएम आ गया, और इसका एचसीएफ आ रहा है 1, तो इसके नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं 15/2 ही लिख देता हूँ, 15/2 लिख देता हूँ। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा, और 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 दूनी 30,
2 हो गया, और 2 दुए 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यानी इस 15/2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 को, 30 को 15/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 नीचे वो ऊपर चला जाएगा भाई, तो 15 एकम 15, 15 दुए 30, 2 दुआ 4 आ गया। अब ए है वो, इसका जो क्षमता है वो 1 घंटे के अंदर है वो 6 लीटर की है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 4 लीटर आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या है 4 लीटर आ रहा है। क्यों आ रहा है, एक ही तो क्षमता 6 होनी चाहिए थी, लेकिन रिसाव होने के कारण ये रिसाव भाई साहब साथ में है बी वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये इसमें से 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, 2 लीटर है वो पानी बाहर निकाल रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है 4 बचा है। तो रिसाव की क्षमता क्या आ गई, तो रिसाव है वो 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो यही आपको बताना है। तो इस रिसाव द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है रिसाव वाला, तो 30 लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 15 घंटे लेगा, 15 घंटे के अंदर टंकी को खाली कर देगा रिसाव। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य पदार्थ है वो प्राय कहाँ चला जाता है। अब देखो भी जड़ों के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ जो संचित होता है एक प्रकार स्टोरेज करके रखा जाता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब वो जो संचित पदार्थ है ये वसंत ऋतु के दौरान क्या होता है अभी, वसंत ऋतु के दौरान है वो पेड़ पौधों के अंदर है वो नई फूट शुरू हो जाती है, यानी नए पत्ते हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। तो जो जड़ों के अंदर जो आपका स्टोर किया गया सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, वो कहाँ पे चला जाएगा, तो वो कलियों में आ जाएगा। उसे जो नई पत्तियां निकलती है उसे कली बोलते हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, कली के अंदर आ जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये शब्द दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है, और उसके बाद में आपको बताना है भी कितने अक्षर हैं जो क्या है अपनी सीट को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे पहले तो इसको अल्फाबेट के हिसाब से, पहले तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ EQUIV और OCA और L। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से A, और उसके बाद में C आ जाएगा, और उसके बाद में E आ जाएगा भी, उसके बाद में और छोटा कौन सा है, तो उसके बाद में I आ जाएगा, और उसके बाद में L आ जाएगा, उसके बाद में छोटा और कौन है अभी, L से O आ जाएगा, और उसके बाद में Q आ जाएगा, उसके बाद में U उसके बाद में कौन आएगा भाई, उसके बाद में आपका आ जाएगा U, और उसके बाद में आ जाएगा V। तो यहाँ पे किस किस की सीट चेंज नहीं हुई, तो I की सीट चेंज नहीं हुई और O की सीट चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट है वो चेंज नहीं की है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, जब लेड नाइट्रेट कौन सा होता है अभी, तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 की ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट होता है, को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिलाया जाता है, तो Ki पोटेशियम आयोडाइड हो गया, के साथ में मिलाया जाता है, तो बनने वाला अवक्षेप क्या होगा, तो बनने वाला अवक्षेप ये होगा, तो बन जाएगा यहाँ पे KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, और प्लस में PbI2 लेड आयोडाइड। तो बनने वाला अवक्षेप यहाँ पे होगा आपका लेड आयोडाइड है, ये पीले रंग का अवक्षेप होगा भी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीले रंग का अवक्षेप होगा, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। ये लेड आयोडाइड पानी में घुलनशील नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन है वो 2 है, और इसमें 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, पोटेशियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी 2 करेंगे। यहाँ पे NO3 सोडियम नाइट्रेट है, सॉरी NO3 यानी नाइट्रेट कितना है यहाँ पे, तो नाइट्रेट है वो आपका 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये आपका समीकरण भी संतुलित हो गई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया भी कुछ समुद्र तट है वो रेत है, तो कुछ S से समुद्र तट बन जाएगा भी, ST से समुद्र तट बन जाएगा, और ये क्या है भी रेत है, तो R से रेत बन जाएगा, और कुछ रेत है वो आपका क्या है रेगिस्तान है, तो RE से रेगिस्तान बन जाएगा, और सभी समुद्र तट हैं वो सारे जो समुद्र तट है वो महासागर है, तो समुद्र तट किस में आ जाएंगे, M से महासागर में आ जाएंगे। अब देखो भी कुछ रेगिस्तान समुद्र तट है क्या, तो RA से रेगिस्तान बन रहा है, तो रेगिस्तान वाला समुद्र तट के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको कैंसिल करो। कुछ रेत महासागर है क्या, तो ये रेत वाला है वो महासागर के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, इसमें केवल निष्कर्ष है वो दूसरा सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, KLMNO
ओ और पी, ये 6 लोग एक शादी में एक वर्ताकार मेज में प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ताकार मेज है, तो वर्ताकार मेज अपन बना लेते हैं इसकी। ये लो वर्ताकार मेज बन गई। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 6 है, तो 6 की सीट बना लो। तो 4 5 और 1 6 सीट आ गई। अब इसने बोला है भी के पी के ठीक बगल में है, के है वो पी के ठीक बगल में है, तो पी के ठीक बगल में यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, और ओ के दाईं और दूसरा है। अब ये और किसके लिए आया है? तो और है वो पहले वाले के लिए आया है, यानी के लिए आया है। तो के है वो पी के ठीक बगल में है और ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे के आएगा भी, यहाँ पे के आ जाएगा, और ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर है तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, पहला और दूसरा के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ है वो एम के बाईं और ठीक बगल में है, तो एम के बाईं और है तो एम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी एन पी और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा है, एन है वो पी और एल दोनों के ठीक बगल में बैठा, तो पी यहाँ पे ये रहा और एल यहाँ पे आ जाएगा और एन इसके बीच में आ जाएगा भी। अब बोला भी एल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो एल ये रहा, और उसके दाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा यहाँ पे एम बैठा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। अब नीला रंग क्या होता है? देखो अभी दृश्य प्रकाश होता है वी और वी आई बी GYOR, ये आपका दृश्य प्रकाश होता है। अब इसमें इधर वाले जो रंग होते हैं ना, यानी इस साइड में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा है वो क्या है? बढ़ेगा आपका, और इधर से इधर आएंगे तो आपका म्यू बढ़ेगा। म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब इसके अंदर है वो ज्यादा तरंगदैर्ध्य, यानी जो ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाले कण है उसके लिए आपको क्या है? बड़े आकार के कणों की आवश्यकता होगी। अगर ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाले कणों को आपको क्या करना है? परिकेंद्रित करना है, तो उसके लिए आपको क्या है? बड़े कणों की आवश्यकता होगी, जिसके कारण है वो आपके बड़े तरंगदैर्ध्य वाले कण है वो आसानी से परिकेंद्रित हो जाएंगे। लेकिन इसने बोला भी नीला रंग है वो ब्लू, यानी इंडिगो नीला रंग होता है भी, और ब्लू आसमानी रंग होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन इस साइड की, इस साइड का मतलब हो गया तरंगदैर्ध्य कम है, कम तरंगदैर्ध्य है, तो इसको परिकेंद्रित करने के लिए हमको छोटे कणों की आवश्यकता होगी। तो छोटे कण इसको क्या कर देंगे? परिकेंद्रित कर देंगे। लेकिन ज्यादा तरंगदैर्ध्य वालों को क्या है? बड़े कणों की आवश्यकता होती है, बड़े यानी साइज में मोटे। एक प्रकार से इतना सा छोटा सा कण है ना, ये क्या है? कम तरंगदैर्ध्य वालों को परिकेंद्रित कर देगा, फैला देगा। लेकिन ज्यादा तरंगदैर्ध्य वालों को फैलाने के लिए आपको क्या है? बड़े यानी साइज में मोटे कणों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पे छोटे कणों से वो नीला रंग का परिकीर्णन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरणीय नहीं है, और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय नहीं है तो वो क्या होगा? अजैव निम्नीकरणीय होगा। तो कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर, ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय है, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज के थैले हैं, ये पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचा दे अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक कवर के। और ऊनी कंबल और जूट की रस्सी, चमड़े के बेल्ट और कैनवास के जूता, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक कवर के अकॉर्डिंग है। अगर अपन बात करते हैं तो ये पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय होते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 32 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया है भी अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल है। तो निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूल है वो? अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा है। तो यहाँ पे देखो भी पहले तो इसके आपको मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। 2x² है आपके पास में, 2x² है, और माइनस में 3x है, और माइनस में 5 है। तो 2 5 10, और जोड़ने और घटाने पे आपके पास में आ जाए 3। तो ये आ जाएगा 2x², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x, और प्लस का आपके पास में आ जाएगा 2x, और माइनस का आ जाएगा 5। अब 5 2 10 हो गया, और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा भी, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि माइनस का 5 है।
अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस 2x माइनस में 5, यहाँ पे आपके पास में प्लस का एक कॉमन आ रहा है, तो इसमें आपका 2x प्लस माइनस माइनस होगा और 5, तो आपके पास में आ जाएगा एक, तो आ जाएगा x बराबर में 1 माइनस का, और एक आपके पास में आ जाएगा x बराबर में 5/2। अब ये मान आ गया आपके पास में, एक तो ये तो हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब आपको अल्फा बटा बीटा करना है, अल्फा बटा बीटा करना है, तो अल्फा बटा बीटा करोगे तो ये माइनस का 1 है, और उसके बाद में अल्फा बटा बीटा 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा 2/5। ये क्या बनेगा भाई 2/5, वो भी माइनस का बनेगा। और उसके बाद में बीटा बटा अल्फा करना है, बीटा बटा अल्फा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ये आपका क्या बन जाएगा भाई 5/2, और उसके नीचे अगर आप 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 का कोई महत्व नहीं है अभी, तो ये 5/2 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 5/2 ही रहेगा। तो ये आपके सामने आ गया अभी इस प्रकार से, अब 5/2 रहेगा, तो ये इसका आपका माइनस का आएगा भी, क्योंकि माइनस का 1 है ना, ये माइनस तो अपना असर दिखाएगा। अब ये आपके पास में आगे, ये इसको तो आप मान लो अल्फा और इसको मान लो आप बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस में एक्स की स्क्वायर माइनस में आपका अल्फा प्लस में बीटा करना है आपको, और ये एक्स होता है, और उसके बाद में प्लस में आपके पास में आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, और यहाँ पे आपका बराबर 0 हो जाता है। ये आपकी एक समीकरण बनाने का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे x का तो स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का 2/5 है, माइनस का 2/5 है, और एक यहाँ पे मूल है 5/2, ये माइनस का है, ये भी क्या है 5/2 माइनस का है। आपस में जोड़ना है आपको, आपस में जोड़ना है, तो इसका आप एलसीएम लोगे तो माइनस का 5/2 और माइनस का 2/5 इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास में 10 आएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं आप, 5 2 10, 2 2 4, और 2 5 10, 5 5 25, यही होगा भी, 2 2 5 10 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी ऊपर माइनस का 4 और माइनस का 25 है, तो माइनस का 29/10 आएगा। तो यहाँ पे इसका मान, ये माइनस का 29/10 आया, और माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और ये आ जाएगा आपके पास में 29/10, और यहाँ पे x है तो ये x आ जाएगा। फिर प्लस अल्फा डॉट बीटा आपको करना है, अल्फा डॉट बीटा करना है तो 2/5 है, और ये माइनस का है, और इंटू 5/2 करना है, और ये भी आपका माइनस का है, तो ये आपका कैंसिल हो जाए, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा माइनस का, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा भी, सॉरी, यहाँ पे आपके पास में बचेगा ओनली फॉर 1 बचेगा, तो ये लो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे इस 10 को हटाना है मेरे को, तो 10 को हटाना है, तो पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा 10x की स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 10 से गुणा करूंगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास में 29x, और प्लस में 10 का 1 के साथ में गुणा तो 10 ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अगले 300 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और अंतिम 280 किलोमीटर की दूरी है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है वो 52 किलोमीटर पर घंटे है। तो आपको बताना है x का मान कितना है, ये आपको बताना है। देखो भाई, अब यहाँ पे 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, 200 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो भी 280 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 0 से 0 काट दो, और 8 से दोगे भाग, तो 8 या 24 बचिया 4 40, 8 5 40, यहाँ पे 3.5 घंटे लगेंगे। अब इसमें बोला भी उसकी औसत चाल है वो 52 किलोमीटर पर घंटे है, औसत चाल 52 किलोमीटर पर घंटे है। टोटल दूरी कितनी होगी, 200 ये है, 300 ये है, 500 और 280 ये है, तो ये आपके पास में टोटल दूरी है वो 780 हो गई, यानी 200 और 300 500, 500 और 200 700, और 780 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। इस 780 को औसत चाल के हिसाब से चलता है, तो 780 किलोमीटर को 52 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा, तो कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा,
तो 780 के अंदर है वो आप भाग दे दो 52 का, तो 780 के अंदर भाग देना है 52 का तो 15 आ जाएगा। तो टोटल इसको कितना घंटे लगेगा, 15 घंटे लगेगा। अब देखो भी 3 घंटे तो 4 घंटे तो आपको यहाँ पे लग चुका है और 3.5 घंटे आपको यहाँ पे लग चुका है। अब आपको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 4 और 3 7 यानी 7.5, आई एम राइट, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 7.5 घंटे तो आपको लग चुका है। अब आपको 15 में से 7.5 आप घटाओगे तो 7.5 ही बचेगा, यानी 7.5 घंटे के अंदर आपको कितना दूरी कवर करनी है, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो ये किस हिसाब से दूरी तय करेगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी मेरे पास में 300 है, समय मेरे पास में 7.5 घंटे है, पॉइंट हटा दो, एक जीरो और लगा दो, तो ये आपके पास में 25 से कट जाएगा, 25 75 हो जाएंगे, या फिर 3 से काट दो एक बार, तो ये आपका 25 बार चला जाएगा और ये 3 एकम 3, तो यहाँ पे आपका 1000 आ गया। अब 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में 40, और ये क्या आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल आ जाएगी, जो कि x का मान है 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय की कामेट चोटी, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। अभी हिमालय की कामेट चोटी है वो उत्तराखंड में है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। भी मानसून स्तर है, बजट स्तर है, इस प्रकार से 3 स्तर होते हैं टोटल। एक वर्ष में लगभग है लोकसभा के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है, वो वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 के कैलेंडर को फिर से किस वर्ष का उपयोग, किस वर्ष में उपयोग किया जा सकता है, तो 2024 आपको दे रखा है, 2024 का दे रखा है। इसके अंदर आपको देखना है भी किस वर्ष का इसको दोबारा से किस वर्ष के लिए यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे 24 यानी 2024 के लास्ट 2 अक्षर उठा लो, 24 है, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर, और उसके बाद में जोड़ना कितना है, प्लस कितना करना है, इसमें देखो भी रिमाइंडर अगर 1 बचता है और 2 बचता है और 3 बचता है और 0 बचता है, यानी भाग पूरा पूरा जाएगा तो 0 बचेगा भी। अब यहाँ पे कितना जोड़ोगे, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसमें आपको 28 जोड़ना है, उसमें आपको 28 जोड़ना है, वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 28 जोड़ोगे तो 2024 के अंदर आप है वो 28 जोड़ो, 28 जोड़ोगे तो ये 8 और 4 12, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 2052 के लिए वो आपका कैलेंडर है वो सही रहेगा, यानी 2024 का आपको बचा के रखना है कैलेंडर, ये 2052 में आपको काम आने वाला है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब एक रिमाइंडर बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा तो कितना जोड़ेंगे वो देखिएगा। अब इसके अंदर है वो अगर एक रिमाइंडर बचता है तो आपको 6 जोड़ना है, 2 रिमाइंडर बचेगा तो आपको 11 जोड़ना है, और 3 रिमाइंडर बचता है तो भी आपको क्या करना है, 11 जोड़ना है, ये याद रखना। अगर आप क्या है कोई भी आपको साल दे रखा है उसके लास्ट 2 डिजिट आपको उठाने हैं, उसके अंदर 4 का भाग देना है, अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, तो उसमें आपको 28 जोड़ना है, वो आपका आंसर होगा। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो आपको 11 जोड़ना है, और आपको 2 रिमाइंडर बच रहा है तो आपको 11 जोड़ना है, और आपको 1 रिमाइंडर बच रहा है तो उसमें आपको 6 ऐड करना है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, स्वामी महावीर का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो कुंडग्राम के अंदर हुआ था, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। स्वामी महावीर का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको निकटतम लगभग मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा भी। 12.01 के अंदर 5.99 का भाग दो पहले, उसके बाद में जोड़ देना और घटा देना, तो आपका लगभग मान है वो आपका आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। अब 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है वो देखिएगा, इसमें एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर तक जाने में 10 घंटे का समय लेती है, साथ ही यह धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने में 13 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल कितनी है ये आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूं, मैंने क्या किया, माना कि धारा की विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में चाल क्या है, विपरीत दिशा में चाल मैंने मान ली v, और धारा की दिशा के अंदर चाल मैंने मान ली, दिशा के अंदर मैंने चाल है वो मान ली u, कोई दिक्कत नहीं है। धारा की दिशा में मैंने चाल u मान ली है और विपरीत दिशा में मैंने चाल है वो v मान ली है। अब देखो भी 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है, 30 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है भाई, चाल बटा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी मेरे पास में 30 किलोमीटर है और चाल मेरे पास में v है, और उसके बाद में धारा की दिशा में कितना जा रहा है, तो धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चाल जा रहा है, तो यहाँ पे 44 अपॉन में u आ गया, और बराबर में मैं रख दूंगा 10 घंटे, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये दूरी रही, ये पहली कंडीशन में चाल रही, पहली कंडीशन में लगा समय, दूसरी कंडीशन में लगा समय, टोटल समय वो 10 घंटे लग रहा है। ये समीकरण नंबर आपकी होगी 1। अब दूसरी समीकरण देखो भी, दूसरी समीकरण आपके पास में बन रही है, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 40 बटा वी प्लस में और 55 बटा यू, और इक्वल आ जाएगा आपके पास में 13 घंटे। ये समीकरण नंबर दूसरी होगी। अब इसमें आपको एक चीज है, वो एक यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। एक यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा इसमें इक्वल, या तो आप v को इक्वल कर लो या फिर आप u को इक्वल कर लो। मैं v को इक्वल कर लेता हूं, समीकरण नंबर 1 को मैं 4 से गुणा कर देता हूं और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर देता हूं। तो इनको 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 3 12 यानी 120 v, और प्लस में 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17 यानी 176 अपॉन में u, और बराबर में ये आ जाएगा 40, और उसके बाद में ये बन जाएगा 120 v, और प्लस में ये आपके पास में 5 3 15 और 5 3 15 और 116 यानी 165, और अपॉन में u, और ये आपके पास में 13 3 39 बनेगा। अब देखो भी समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा दोगे तो यहाँ पे निशान चेंज हो जाएगा भाई, निशान चेंज होगा तो ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 176 में से 165 यू जाएगा, यानी 176 यू से 165 यू जाएगा तो कितना बचेगा भाई बताओ, 11 यू बचेगा, 11 अपॉन में यू बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास में बराबर में आपके पास में क्या बचा, 40 में से 39 गया तो 1 बचा, तो आप मेरे को ये u है वो इधर बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास में u बराबर 11, u बराबर 11 बनेगा, तो u का मान मेरे पास में 11 आ गया। अब ये u का मान है वो समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखो भी, तो u में रखेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 30v प्लस में 11, u की जगह यहाँ पे 11 रखेंगे, 11 चौके 44 हो जाएंगे भी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और बराबर में आपका 10 आ जाएगा। अब इसमें v आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और यहाँ पे बचेगा 30 और प्लस में 4v, और बराबर में ये v यहाँ पे क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10v। अब ये 4v इधर जाएगा तो 6v बचेगा भी, तो यहाँ पे 30 बराबर में आ जाएगा आपके पास में 6v, v का मान आपके पास में कितना आ गया, 5 आ गया, v का मान आपके पास में 5 आ गया, u का मान आपके पास में 11 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कर लो पहले। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, धारा के विपरीत चाल और धारा के दिशा में चाल, तो यहाँ पे 5 प्लस में 11 और अपॉन में 2, ये आपकी क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल होती है, बराबर में 16 बटा 2, यानी ये आपके पास में आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा, ये नाव की चाल आ गई। अब नाव की चाल से, नाव की चाल में ये आपकी क्या ये आपके पास में विपरीत दिशा में चाल है, और ये आपके पास में क्या है, धारा की दिशा में चाल है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है भी, x प्लस वाई होती है, दोनों का ऐड होता है। अब आपके पास में नाव की चाल पता है, नाव की चाल पता है, तो ये 11 में से अगर आप -8 कर दो तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, -8 करोगे तो ये आपके पास में 3 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या आ जाएगी आपकी धारा की चाल आ जाएगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को के रूप में जाना जाता है, तो मुख्य एक्स के रूप में जानते हैं भी। यहाँ पे देखो भी कोई गोलीय दर्पण है, मैं अवतल दर्पण ले लेता हूँ, और उसका ये बिंदु क्या है, ये बिंदु आपका फोकस बिंदु है, और ये बिंदु आपका वक्रता केंद्र बिंदु है सी, और इससे, और ये आपका ध्रुव है, और इससे गुजरने वाली जो रेखा है, यानी इन बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य एक्स कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए एक वस्तु को 16% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 15% की हानि पर सी को बेचता है, सी इसे 20% के लाभ पर डी को बेचता है, और यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभों का अंतर है वो 248 रुपये है, तो बी को हुई हानि ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने मान लिया ए है वो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 16% लाभ पे बी को बेचेगा तो 116 रुपये में बेचेगा। आई एम राइट। ये बी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये ए का सीपी हो जाएगा। अब बी है वो क्या कर रहा है, 15% की हानि के ऊपर सी को वस्तु बेच रहा है 15% की हानि पे, तो 116 का 15% आप निकाल लो भी, 116 इंटू 15 और अपोन में आपके पास में आ जाएगा 100, तो 15 सिक्के 90, 9 होते हैं, 15 एकम 15 और 10 35, 15 और 10 25, 24 2, और उसके बाद में 15 एकम 15 और 2 17, तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17.4 की हानि होगी। 17.4 की हानि हो जाती है, यानी 15% की हानि पे बेचेगा तो 15% हानि आपको निकालना है, तो ये 17.4 आएगा। तो 116 में से आपको क्या करना है, 17.4 माइनस करना है, तो इधर से एंसिल लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया आपका 15, 8 और 9 यानी 98.6 आ जाएगा। तो ये आपका 98.6 है वो सी का सीपी आ गया। और उसके बाद में सी है वो इसे क्या करता है, 20% के लाभ पर 20% लाभ, ये 15% हानि और ये 16% लाभ के ऊपर। अब 20% के लाभ के ऊपर बेचेगा तो 98.6 का आपको 20% निकालना पड़ेगा भी। 20% आप निकाल लो तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल कर दो भी, और उसके बाद में पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0 और लग जाएगा। तो यहाँ पे 6 2 12 1 और 8 2 16 और 1 17 और 9 2 18 और 1 19, तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट यानी 19.72 आ जाएगा। अब 19.72 है, ये आपका सी का लाभ है। सी का लाभ क्या है, 19.72 रुपये सी का लाभ है। अब इसने पूछा है भी यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभों का अंतर 248 है और ए का लाभ कितना है, ए का लाभ तो 16 रुपये है। ए का लाभ यानी 100 में खरीदा था और 116 में बेच दिया, यानी 16 रुपये इसका लाभ है। ए का 16 रुपये लाभ है और सी का 19.72 लाभ है। तो दोनों लाभों का अंतर कितना हो गया, तो लाभों का अंतर है वो 3.72 हो गया, और लेकिन ये बोल रहा है 248 रुपये है, तो 3.72 बराबर 248 रुपये, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो 248 अपोन में 3.72। आपको ज्ञात क्या करना है, तो बी को हुई हानि ज्ञात करनी है। तो बी को हानि कितनी हुई अभी, बी को हुई हानि, तो बी को हानि कितने की हुई है, ये यहाँ पे आ रहा है 17.4 की हानि हुई है अभी बी को 17.4 की हानि हुई है। अब यहाँ पे देखो भी हमने निकाला था ना ये 17.40 यानी 17.4, तो आपको 17.4 की हानि बतानी है, कितने रुपए की हानि हुई है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास में 1160 रुपये आ जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा I 5 एम्पियर है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपके पास में एक तो ओम है, एक तो आपके पास में प्रतिरोध दे रखा है और एक आपके पास में I दे रखा है। तो H बराबर होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है भी। I स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25, R का मतलब 10 ओम है और समय कितना है, 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे 250 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी, 250 जूल आ जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी GHI और L एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक है वो 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो 6 है। जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, तो इसका मतलब जी है वो आपका यहाँ पे 5 नंबर मंजिल पे रहता है भी। जी के ऊपर एक ही रहता है तो जी है वो 5 नंबर मंजिल पे रहता है। जी और के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 के आ जाएगा आपका 2 नंबर मंजिल पे रहता है। के है वो 2 नंबर मंजिल पे रहता है, ये 3 नंबर होगी, ये 4 नंबर होगी। उसके बाद में इसने बोला भी सबसे निचली मंजिल पे न तो जे रहता है और न ही एच रहता है। जे और एच है वो नीचे वाली मंजिल पे नहीं आएंगे। विषम आई है वो विषम क्रमांक वाली मंजिल पे नहीं रहता है। आई है वो विषम क्रमांक वाली मंजिल पे नहीं रहता है। इसका मतलब है भी आई है वो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है।
अब इसने बोला भी जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल जे है वो के ठीक ऊपर और एच के ठीक नीचे रहता है। जे है वो के ठीक ऊपर, तो जे है वो के ठीक ऊपर और एच के ठीक नीचे रहता है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आई यहाँ पे आएगा भी। आई है वो एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, और उसके बाद में एक आदमी बच गया जो कि 1 नंबर मंजिल पे आएगा, एल। एल है वो 1 नंबर मंजिल पे आ जाएगा। तो इसने बोला भी मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 4 पे ये आपका 4 होगा और ये आपका 3 होगा। तो यहाँ पे आपका एच है वो 4 नंबर मंजिल पे रहता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ पेड़ है वो झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ है वो जे एच से झाड़ियाँ हो जाएगी भी, और उसके बाद में सभी झाड़ियाँ हैं वो पत्तियाँ हैं, तो सारी की सारी झाड़ियाँ हैं वो पी आई से पत्तियाँ बन जाएगा, और कुछ पत्तियाँ हैं वो क्या है, हरी है, तो यहाँ पे एच से हरी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी कुछ झाड़ियाँ हरी है क्या, कुछ जो झाड़ियाँ हैं वो हरी है क्या, झाड़ी वाला डायग्राम हरे को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा। कुछ पेड़ पत्तियां हैं क्या, कुछ जो पी से पेड़ है पी आई से पत्तियां, तो कुछ पेड़ है वो पत्तियां हैं, तो पत्तियों वाला है वो पेड़ वाले डायग्राम को काट रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड है वो पालन कर रहा है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे आपको L1 और L2 है वो दोनों क्या है, समांतर है, और कोण 4 है ना, कोण 4 वो क्या है, बराबर है। कोण 4 का मान आपको 5x + 35 दे रखा है, और कोण 7 का मान है वो आपको 45 दे रखा है। ये है कोण 7। अब कोण 7 45 है, तो कोण 7 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और क्रॉस के अंदर बने हुए हैं, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब ये 45 है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है भी। दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है आपका, एक तो 4 और प्लस में एक बन रहा है 6, कोण 6, तो इसका मान है वो 180 डिग्री होगा भी। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई तिर्यक रेखा जब कोण बनाती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनता है भी। तो यहाँ पे कोण 4 + कोण 6 आपका मान, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब कोण 4 का मान आपको दे रखा है 5x + में 35, और कोण 6 का मान आपको दे रखा है 45। कोण 6 का मान कितना दे रखा है, 45, बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 और 35 को जोड़ लो तो 0 और ये 80 हो जाएंगे, तो 5x + में 80 आ गया, बराबर में ये 180 है, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो ये 100 बचेगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 100/5, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 48 नंबर क्वेश्चन में TONE को क्या लिख रहा है, ये TONE को क्या लिख रहा है, तो ये लिख रहा है VPMC लिख रहा है। तो यहाँ पे पहले तो इसने 2 बढ़ाया, और फिर इसने कितना बढ़ाया भी, पहले 2 बढ़ा दिया, और फिर 15 और 1 16, 1 बढ़ा दिया, और उसके बाद में फिर क्या किया, -1 कर दिया, और फिर -2 कर दिया। यानी पहले 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया, उसके बाद में 1 घटाया और 2 घटा दिया। तो इसी प्रकार से सिटी को क्या लिखे, CITY। तो यहाँ पे देखो भी पहले 2 बढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये आ जाएगा। फिर 1 बढ़ाएगा तो ये आ जाएगा J, और उसके बाद में फिर क्या करेगा, 1 घटाएगा, तो T में से 1 गया अस, और फिर 2 घटाएगा तो 25 में से 2 जाएगा तो 23 W आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। अब इसके अंदर देखो भी कितने का अंतर है, तो 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 8 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 का अंतर है। तो यहाँ पे भी 8 का अंतर कर दो, 8 का अंतर करो तो 6 और 18 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 का अंतर चल रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राम के वेतन में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 8% की कमी कर दी जाती है, तो वेतन में हुए कुल परिवर्तन आपको बताना है। तो देखो भी 12% की वृद्धि, अब 12% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 12 तिया ये आ जाए 4 तिया 12 और 25 का 100 यानी 3/25, और फिर 8% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये 8/100 हो जाएगा, और 4 से काट दो, 4 2 8 और 25 का 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% की कमी हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है। तो पहले 25 था, पहले उसकी आई जो वेतन था वो 25 था, और 3 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया आपका 28,
और उसके बाद में दूसरी कंडीशन में क्या था, पहले वेतन 25 था और उसके बाद में 2 की कमी हो गई, तो ये आपके पास में कितना बच गया, 23 बच गया। अब 25 25 या तो 625 होते हैं। अब 28 को 23 के साथ में गुणा करोगे, 28 का 23 के साथ में आप गुणा करवाओगे तो 28 इंटू 23 तो ये आ जाएगा 644, 644 आ गया। अब यहाँ पे देखो भी 644 आ गया, पहले उसका वेतन 625 था और अब उसका वेतन 644 हो गया। अभी वृद्धि होगी वेतन के अंदर, वेतन के अंदर वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि हुई है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 9 और 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1, 19 रुपए की वृद्धि होगी। और कितने के ऊपर, 625 के ऊपर इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 25 या 625 होते हैं, 19 चौका छंत्र होता है, 19 चौका छंत्र होता है। और यहाँ पे छंत्र के अंदर 75 का 25 का भाग दोगे तो 25 तिया 75 हो जाते हैं 3, और 25 तिया 75 बच गया 1, लग गया पॉइंट 10, फिर भी भाग नहीं जा रहा, टूटे बाकी सिपर। और उसके बाद में 25 चौका 100 तो 3.04% की वृद्धि, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। मान लीजिए कि 3 माध्यम है ए बी और सी, 3 माध्यम है ए बी और सी, और इसके अपवर्तनांक आपको क्रमशः दे रखे हैं 1.47, 1.33 और 1.44। यदि ए बी और सी में प्रकाश का वेग क्रमशः वी ए वी बी और वी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग है वो कम होगा भी, जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग है वो कम होगा। तो अपवर्तनांक ज्यादा किसका है, तो यहाँ पे ए का अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें प्रकाश का वेग कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक का वेग कम है, जिसमें अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो 1.33 के अंदर है वो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा तो वी बी पहले आएगा, वी बी, और उसके बाद में इसका ज्यादा है, इसमें वेग ज्यादा है, और उसके बाद में 1.44 किसका है, सी का है तो वी सी, और उसके बाद में वी ए आएगा। तो यहाँ पे जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें वेग है वो कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक है वो कम होगा उसमें वेग है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। अब 52 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यहाँ पे 4 है, 0.142 और इसके ऊपर बार है। अब जिसके ऊपर 4 को एक बार यहीं पे पड़ा रहने दे, 142 है, जिसके ऊपर बार है उतने नीचे लोग 9 लगा दो तो 9 लगा दिया आपने। अब यहाँ पे इस 4 को सही बटा में लिया हो तो ये आपके पास में बन गया 4 सही 142/99, ये आपके पास में बन गया 4 सही 142/99 बन गया 999। अब इसको क्या करोगे, 999 को 4 के साथ में गुणा करवा दो भी, 999 का 4 के साथ में गुणा करवा दो, और फिर क्या कर दो 3996, और 3996 के अंदर है वो आपको प्लस करना है 142, तो 142 प्लस कर दो तो 4138 आ जाएगा। ये 4138/999 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, सभी को पता है भी। एक चतुर्भुज है इस प्रकार से, तो चतुर्भुज के अंतःकोण जो अंदर के जो कोण है उनका मान कितना है, तो 360 डिग्री होता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें ब्रैकेट 12 माइनस को क्या लिख रहा है, ये माइनस को प्लस लिख रहा है +2, और गुणा को क्या लिख रहा है, ये माइनस लिख रहा है, और 3 भाग को क्या लिख रहा है, ये भाग को गुणा लिख रहा है 2, और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, और प्लस को क्या लिखेगा भी, ये तो प्लस को भाग लिखेगा तो भाग लिख दिया, और उसके बाद में 12 गुणा को क्या लिखेगा -4। अब देखो भी यहाँ पे इसको सोल्व करो, 12 और 2 14, माइनस में 4 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और भाग इधर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 में 8 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे संबंधित राज्य बताने हैं। तो हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, तो वो कर्नाटक में बनाया जाता है भी। हम्पी नृत्य उत्सव है वो कर्नाटक में बनाया जाता है, और मामल्लपुरम नृत्य उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है भी। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। निस्सागंधी महोत्सव है ये केरल में मनाया जाता है। निस्सागंधी महोत्सव है ये केरल में मनाया जाता है, और ताज महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है भी। ठीक है,
तो हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, मम्मलपुरम नृत्य उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, निशागंधी महोत्सव है ये केरल में मनाया जाता है, और ताज महोत्सव है ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टी एस के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, टी है वो एस के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, पी के बाईं और केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी के बाईं और केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और एस के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं तो पी यहाँ पे आएगा भी, और पी के बाईं और दो व्यक्ति बैठे हैं तो इस प्रकार से दो व्यक्ति आ जाएगा, और पी और एस के बीच में दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। टी दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो दाएं सिरे पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बाईं और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे क्या है आपका टी है, तो उसके बाईं और तीसरे स्थान पर टी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति 10 हो रहे हैं अभी, नहीं ये देखो भी टी तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, क्या कर रहे हो भी आप। अब इसके अंदर देखो भी टी है वो एस के बाईं हो रहा है, तो एस के बाईं ओर है ये लो, और पी बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं तो एक और दो व्यक्ति आगे, पी और एस के बीच में दो व्यक्ति है तो पी और एस के बीच में दो व्यक्ति आगे। अब इसने बोला भी टी दाएं सिरे पर, टी दाएं सिरे पर बैठा एक व्यक्ति है, उससे तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा और तीसरा टी आ गया, टी यहाँ पे बैठा है भी। अब टोटल व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 8, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताने हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद एक संख्या है, तो यहाँ पे संख्या प्रतीक संख्या, तो संख्या प्रतीक संख्या 1 और संख्या प्रतीक संख्या 2 और उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या 3 और उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या 4 और फिर संख्या प्रतीक संख्या 5 और उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या 6, तो यहाँ पे 6 ऐसे ग्रुप बनेंगे आपके, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो ये 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी के लिए ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तो वो साल के वनों में सुधार हुआ है। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तो साल के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल तत्वों तक लागू हो पाया, तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूलैंड के समय पहला तत्व था वो हाइड्रोजन ज्ञात था और दूसरा अंतिम तत्व था वो कौन सा था, थोरियम था भी, ठीक है। न्यूलैंड के समय है वो 56 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीफ के समय है वो 63 तत्व ज्ञात थे भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन। अब 60 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे बोला गया है भी कुल पासों की संख्या कितनी है, 50 है, कुल पासों की संख्या 50 है, ठीक है। उसके बाद में आगे ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे देखो, मई और जून में महिलाओं को जारी किए गए पासों की संख्या क्रमशः 3 और 5 थी, तो मई और जून में कुल मिलाकर पुरुषों को जारी किए गए पासों की कुल संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी टोटल पासे 50 है, तो 100% यानी एक सर्कल होता है वो 100% का होता है, 100% बराबर 50 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर है वो आपका 1/2 होगा। अब यहाँ पे मई और जून का प्रतिशत कितना है, 12% और 18%, टोटल आपके पास में 30, टोटल कितना प्रतिशत हो गया, 30%, तो 30% के अंदर है वो कितने टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे 30% के अंदर, तो 1/2 × 30, तो यहाँ पे टोटल है वो मई और जून में टोटल व्यक्ति 15 आ गए, टोटल व्यक्ति है वो 15 आ गए, जिसके अंदर लड़कियां भी है और लड़के भी हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है बी 500 में यानी 1/2, अब मई के अंदर टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो मई के अंदर टोटल व्यक्ति है वो आपके यानी 12% है, तो 2 × 2 2 × 12, यहाँ पे 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्तियों में से इसने यहाँ पे देखो भी लिख रखा है क्रमशः महिलाओं को जारी किए गए पासे, तो मई के अंदर 3 महिलाएं थी,
तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी बचेगी, 3 बचेगी। और उसके बाद में जून के अंदर देखो भी, जून के अंदर 18 है, तो यहाँ पे 1/2 से निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 नियम 18, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति 9 है, और 9 में से 5 व्यक्ति कितने, 9 में से 5 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे 4 कितने कौन आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे। तो अब इसने पूछा भी कुल पुरुषों को जारी किए गए कुल पासों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों को जारी किए गए कुल पासों की संख्या है 4 और 3 7, तो यहाँ पे आपका 7 आंसर राइट हो जाएगा अभी। यानी ये 6 है वो क्या है, टोटल है मई में टोटल, और ये आपका 9 है वो जून के अंदर टोटल है। और उसके बाद में मई और जून दोनों के अंदर टोटल कितने हैं, 15 है, 9 और 6 15 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 3 मई के अंदर 3 महिलाएं आ गई, और जून के अंदर है वो 5 महिलाएं आ गई, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा जो कि पुरुषों को आ जाएगा, और 9 में से 5 आएगा तो 4 बचेगा जो कि पुरुषों को आ जाएगा। तो यहाँ पे मई के अंदर 3 पुरुष और जून के अंदर 4 पुरुष, टोटल पुरुष है वो 7। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड को 3 चक्रों में घेरे, एक आयताकार भूखंड को 3 चक्रों में घेरने के लिए 2250 मीटर तार का यूज किया गया है। एक आयताकार भूखंड है जिसको 3 चक्कर लगाए गए हैं, और 3 चक्कर लगाने पर 2250 मीटर तार लगाए, 3 चक्कर के घेरे लगाए गए हैं इस प्रकार से, सॉरी आयताकार भूखंड है, तो यहाँ पे ये आयताकार भूखंड है, तो इसके बाहर इस प्रकार से चक्कर लगाने के लिए 3 तारों का चक्कर लगाया गया है भी, ठीक है। ये समान दूरी पे है भी, ये नहीं है भी इसके बीच में कोई दूरी नहीं, 3 चक्कर तार के 3 चक्कर लगाए गए हैं भी। अब यहाँ पे 3 चक्कर लगाए गए हैं, तो मेरे को ये पता लग जाएगा क्या इसके अंदर भी 3 से भाग दे दो तो एक चक्कर के अंदर कितना तार लगेगा, तो 3 7 21, 3 5 15, 750 मीटर का तार लगा है एक चक्कर के अंदर। अब आपको पता है भी एक आयताकार भूखंड है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है वो इस प्रकार से, ये चौड़ाई होगी, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो मैं इसमें से 2 का भाग दे दूं, 2 का भाग दे दूं तो मेरे पास में लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो इसमें भूखंड की लंबाई आपको चौड़ाई से 5 मीटर अधिक दे रखी है, तो यहाँ पे 750 के अंदर 2 का भाग दे दूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी ना मेरे पास, 2 या 6, ये तो परिमाप है एक प्रकार से, ये तो आपका परिमाप हो गया 750। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है। अब 2 इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा अभी, बराबर 750, बराबर है वो 750। अब 2 इधर जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा, 2 3 6 बच गया 1, 2 7 14 बच गया 1, 2 5 10, तो 375। तो L प्लस में B मेरे पास में कितना आ गया, 375 आ गया, L प्लस B मेरे पास में 375 आ गया। तो यहाँ पे इसने बोला भी भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, चौड़ाई में x मान लेता हूँ, तो भूखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 अधिक है तो x प्लस 5 आ जाएगा भाई, लंबाई इसकी x प्लस 5 आ जाएगी, x प्लस 5। तो यहाँ पे ये रख दो, x प्लस में x प्लस 5 और बराबर में कितना है 375 आएगा भाई, ये भी लंबाई प्लस चौड़ाई है और ये भी मेरे पास में लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो यहाँ पे 2x बराबर में 370, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, तो 2 एकम 2 और बच गया 1 17, 2 8 16, और नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2 एकम 2 बच गया 1 17, 2 8 16, 2 5 10, तो 185 आ गया, x का मान 185 आ गया। x था क्या, चौड़ाई, लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई 5 अधिक है, तो 185 में 5 जोड़ोगे तो 190 मीटर आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले 1 जोड़ा, फिर इसमें 8 जोड़ दिया, फिर इसमें 27 जोड़ दिया, अब इसमें 64 जोड़ देगा, अभी क्यूब जोड़ रहा है, तो 41 में 64 जोड़ोगे तो यहाँ पे 4 में 1 5, 6 4 10, 105 आ जाएगा। यानी पहले 1 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 27 जोड़ा, फिर 64 जोड़ेगा, उसके बाद में आगे 125 जोड़ेगा। भी आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, इनमें से उन्होंने कितने तत्वों के समूह बनाए थे। तो डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 तत्वों के उसने ट्रिपलेट बनाए थे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था।
तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है भी सोहन का मुख है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम की ओर है तो इसका मतलब उसका मुख है वो इस साइड में है। ठीक है। अब 90 दक्षिणावर्त घूमता है ये, और 360 वामावर्त घूमता है, और फिर क्या है 90 है वो दक्षिणावर्त घूमता है। तो 90 और 90 कितने हो गए भी, 180 दक्षिणावर्त हो गया, और 360 है वो आपका वामावर्त हो गया। तो 180 है वो 360 में से घटाएंगे तो 180 बचेगा, और 180 आपको किस साइड में घुमाना है, वामावर्त, यानी ज्यादा कौन सा है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो इसका 180 डिग्री वामावर्त घुमाओगे आप तो यहाँ पे इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इसके विपरीत दिशा में ये आपका पूर्व है और ये नीचे वाली आपकी दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 66 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें एल के बाद में आया एम के बाद में ओ आया, यानी 1 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 3 बढ़ा दिया, और फिर 4 बढ़ा दिया, और अब 5 बढ़ाएगा। तो 22 और 5 27, 27 के ऊपर आ जाएगा ए वापस। उसके बाद में 16 और 4 20, 20 और 4 24, 4 28, 4 32, 4 36, तो यहाँ पे ए 36 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी प्रत्येक जनन कोशिका, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करती है। ठीक है। और ये मात्र या फिर पितर मूल की हो सकती है, ये मात्र या फिर पितर मूल की हो सकती है जब 2 जनन कोशिकाएं संलेत होती है, जुड़ती है, संलयन करती है, तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। वसांगति की इस तरह की प्रणाली को में वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार की वसांगति की इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको, इसका वर्णन किसने किया है, तो वो ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया है। मेंडल के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप है वो इसका पता लग पाया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब होता है जैसे एक्स वाई एक युग्म है, एक्स वाई क्या है, एक युग्म है। अब आगे जो संतति जाएगी या फिर आगे इससे क्या है, एक गुणसूत्र ग्रहण करती है। अब ये तो युग्म है, ये क्या है, एक जोड़ा है, युग्म है, और इससे क्या है या तो एक्स ग्रहण करेगी या फिर क्या है एक वाई ग्रहण करेगी, यानी एक ही जाएगा इसमें से, एक्स वाई में से या तो एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा। और ये क्या है, मात्र या फिर पितृमूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलेत होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। जब ये संतति में गुणसूत्रों की संख्या डीएनए की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करती है भी, यहां से यानी आपका 23 गुणसूत्र तो आएंगे किससे, नई संतति जब बनती है 23 तो आपके क्या है आ जाएंगे, पितर से आ जाएंगे यानी पिता से, और 23 ही आपके कहां से आ जाएंगे, माता से मिलेंगे, 23 पिता से और 23 ही माता से। तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र है वो नई जो जनन करेगी कोशिका, जो कोशिका का जनन होगा उसमें 46 गुणसूत्र बन जाएंगे। इट्स ओके। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है के अनुसार संसद ने संविधान के संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता को शामिल किया है। तो वो अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 3 शब्द आपको जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ये कौन से आर्टिकल के अनुसार हुआ था, तो ये आर्टिकल 368 के अनुसार हुआ था, आर्टिकल 368 के अनुसार। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोध का न्यूअल प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। समांतर क्रम के अंदर है तो 1/10 इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा आपको, 1/10 और 1/40, इसका एलसीएम आ गया 40, यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे आपका 1 बच गया। तो 1/r बराबर आपके पास में कितना हो गया, 5/40 हो गया। तो आपको ज्ञात करना है r बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, 40/5 यानी 8।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 ओम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जॉन के पास एक घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है वो 2:3:5 दे रखा है। यदि बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 100% बढ़ा करके एक नया बॉक्स बनाया जाता है। 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इसका दुगुना करना, यानी 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6 और 5 का दुगुना 10। या फिर इस प्रकार से, अब आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे सभी में क्या है, मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो ये 200 हो गया, ये 300 हो गया और ये 500 हो गया। अब 100% बढ़ाएगा इसका, 200 का 100% देख लो कितना होता है, 200 का 100% कितना होता है अभी, तो 200 का 100%, तो यहाँ पे 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 200 ही होता है। तो 200 का 100% 200 ही होता है। इसका मतलब क्या है, 200 का दुगुना करेगा 400, 300 का दुगुना करेगा 600, 500 का दुगुना करेगा 1000। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पहले से ही कर दिया भी, 2 से 4, 3 से 6 और 5 से 10। अब इसने बोला भी प्रत्येक को 100% बढ़ा करके एक नया बॉक्स बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए बॉक्स का अनुपात पुराने बॉक्स के अनुपात के कितने गुने के बराबर होगा, पुराने बॉक्स के अनुपात के कितने गुने के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले तो नए बॉक्स का आपको आयतन ज्ञात कर लेना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो घनाभ का आयतन 2 तिया 6, यानी घनाभ का आयतन हो गया आपका, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 तिया 6 और 6 5 30। तो यहाँ पे पहले का आपका 30 आ गया। दूसरे का देख लो भी, दूसरे का कितना आ रहा है, तो 6 चौके 24 और 24 को 10 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 24 को 10 से गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा। तो पहले तो इसका आयतन था 30 सेंटीमीटर क्यूब, अब आयतन हो गया कितना, 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने पूछा है तो इस प्रकार बने नए बॉक्स का आयतन पुराने बॉक्स के आयतन से कितना गुना है। अब पुराने बॉक्स को अगर मैं 8 से गुना करूंगा ना तब 240 आता है, यानी 30 को 8 से गुना करो तो 240 आता है। तो पुराने बॉक्स का 8 गुना है, अभी पुराने बॉक्स का 8 गुना है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला है ए डी और बी सी एक खेल के मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़े क्रमशः 30 मीटर और 15 मीटर लंबे 2 खंबे हैं। तो यहाँ पे ये तो 30 मीटर का हो गया, ये तो आपका ए डी, ठीक है, ये 30 मीटर है और एक इसका 15 मीटर है, एक ये क्या है बी और सी, ये आपका 15 मीटर है। अब इनके बीच यानी यहाँ पे ए और बी क्रमशः दोनों खंभों यानी ए डी और बी सी के पाद हैं, यानी स्टार्टिंग शिरा बोल सकते हैं, एक प्रकार से पैर बोल सकते हैं इसका। तो यहाँ पे यानी ए बी का निचला सिरा ए है और बी सी का निचला सिरा है वो सी बी है, ये बोला इसने। और जिनके बीच की दूरी है वो 36 मीटर है, तो इनके बीच की दूरी ये कितनी होगी, 36 होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसने बोला है सी ई समांतर है बी ए के, और जो ए डी जो किसके लिए आया है, जो यहाँ पे आया है बी ए है, ए डी को ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई, ठीक है। अब ये 15 है तो ये थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो भी सी ई समांतर है बी ए के, यानी ये है वो आपस में समांतर है भी। तो आपस में समांतर है तो यहाँ पे जितनी लंबाई 36 ये है तो इतनी लंबाई 36 यहाँ पे होगी। ये 15 है तो ये ए ई की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी अंदर अंदर। तो ये एक क्या बन गया, आयत बन गया। और ऊपर इसकी लंबाई कितनी बची है, 15 बची है। अब यहाँ पे ई पर प्रतिच्छेदित है तो त्रिभुज डी ई और सी ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है और आयत ए बी सी ई का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, कितना अनुपात है। तो यहाँ पे आयत का त्रिभुज का अनुपात क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज का अनुपात होता है 1/2 आधार इंटू हाइट, और अनुपात में इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे 1/2 इंटू आधार कितना है इसका 36 है त्रिभुज का, और ऊंचाई इसकी कितनी है 15 है इंटू 15, और अनुपात इसका 36 और चौड़ाई कितनी है 15, 2 एकम 2 और 18 2 36,
18 पाँचे 90, 9 18 एकम 18 और 9 27 270 रेशियो, और 15 सिक्के 90, 9 और 45, 45 और 10 कितने होते हैं अभी? 45 और 10, 45 और 10 55 और 54 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 54। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 से काट दो, 9 तिया 27 और 9 छिकी 54, 3 एकम 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। तो त्रिभुज और आयत का रेशियो कितना आ जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 1:2, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 13, 16 और 21 दे रखा है। 13, 16 और 21 दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है 28, 34 और 45, 28, 34 और 45। अब देखो भी इसमें कौन सा नियम ये लागू कर रहा है। अब 21 में से 13 आप घटा दो एक प्रकार से, 21 में से 13 घटाओगे तो ये आपके पास में बचेगा 8, शायद 8 ही बचेगा, हाँ 8 बच रहा है। अब 8 बच रहा है, माइनस किया तो इसको, और इसका फिर दुगुना कर दिया, यहाँ पे आ गया 16। इसी प्रकार से 45 में से 28 घटा दो, 45 में से 28 घटाओगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर 17 का दुगुना कर दो 34 हो जाएगा। इसी प्रकार से 37 और 46 दे रखा है, तो 46 में से 37 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 9, 9 का दुगुना करोगे तो 18 आ जाएगा बीच में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ सभी की लंबाई अलग अलग है, सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, बाकी सभी से छोटा है 1 और 2, तो यहाँ पे उसके बाद में सी आ जाएगा भी। और डी केवल एक दोस्त से छोटा है, डी है वो एक दोस्त से छोटा है, बाकी सभी से क्या है? बड़ा है, तो डी एक दोस्त से छोटा है तो एक इसके ऊपर आ जाएगा भी। बी और सी के, बी है वो सी से छोटा है, बी है वो सी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा भी इसका, ई यहाँ पे आ जाएगा। ए है वो एफ से छोटा है, ए है वो एफ से छोटा है तो एफ ऊपर आ जाएगा और ए यहाँ पे बीच में आ जाएगा। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? तो दूसरा सबसे छोटा बी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 74 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया भी x बराबर 3 है, तो यहाँ पे आपको समानुपात के अंदर इसको सेट करना है। तो समानुपात के अंदर इसको सेट करो, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे रखोगे तो 9 तिया 27 हो गए, और फिर 3 यहाँ पे रखोगे तो अपॉन में 9 आ जाएगा, और बराबर में समानुपात में इसी प्रकार से होता है भी। तो 7 और 7 तिया 21, और अपॉन में यहाँ पे ये कितना आ रहा है भी? माइनस का 3 है भी। ये कितना है? 7 तिया 21, और 21 में से 3 जाएगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा भी? 18, और अपॉन में y आ जाएगा, और y है। अब y का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 27y बराबर में 18 इंटू 9। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा? ये 27 इधर चला जाएगा भी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 छिके 18, तो y बराबर 6 आ गया, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पंचायती राज संस्था को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 को, और 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 को। तो पंचायती राज यानी कहने का मतलब है वो आपका 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उसके द्वारा है वो 12वीं अनुसूची लागू की गई थी। इसमें है वो 29 विषय हैं, और यहाँ पे है वो 18 विषय भी। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 मित्र है MNOP, Q और R की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह में अलग अलग दिन होती हैं। M की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षा है, तो 1 और 2। यहाँ पे M की परीक्षा है भी, तो ये M की परीक्षा है वो वेडनेसडे को होगी, फिर यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा मंडे। अब उसके बाद में इसने बोला भी M की परीक्षा से पहले केवल 2 मित्रों की परीक्षा है, तो M की परीक्षा बुधवार को है। Q की परीक्षा के बाद केवल 4 मित्रों की परीक्षा है, तो शनिवार को तो समाप्ति हो जाएगा, तो शनिवार को समाप्त हो जाएगा, तो Q की परीक्षा है वो कब होगी? Q की परीक्षा है वो ट्यूसडे को होगी। मंगलवार 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे आपका सैटरडे, ये आपका फ्राइडे, और ये आपका थर्सडे। ठीक है, अब उसके बाद में इसने बोला है भी P और N की परीक्षा के बीच में केवल O की परीक्षा है, P और N की परीक्षा के बीच में केवल O की परीक्षा है, तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा है वो सोमवार को है? तो P और N के बीच में है, तो P यहाँ पे आ जाओ और N को यहाँ पे रख दो, और O भी इसके बीच में आ जाएगा, तो एक ही आदमी बचा है,
कौन सा बच गया, आर, तो आर की परीक्षा है वो मंडे को होगी, तो यहाँ पे सोमवार को कौन किसकी परीक्षा होगी, आर को होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त स्कंदन में मदद करता है, तो रक्त को जमाने में मदद कौन करता है भी, रक्त को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कणिकाएं हैं वो आवश्यक होती है भी, तो प्लेटलेट है वो रक्त को बहने से रोकती है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स आवश्यक होती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सूरज पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला, ये लो 9 किलोमीटर चला दिया, फिर वह वहां से बाईं ओर मुड़ता है, वह वहां से बाईं ओर मुड़ता है, तो ये लो बाईं ओर मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 5 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ दिया और 8 किलोमीटर, ये लो 8 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चला दिया भी, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि टोटल ये 8 है, ये ऊपर वाली 5 है, तो 3 ही बची है ये, और 3 ही चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन, 44, 96, 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है, विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान सेंसफल प्राप्त होता है, तो x का सबसे बड़ा मान आपको ज्ञात करना है, सबसे बड़ा मान आपको ज्ञात करना है, तो 8 से विभाजित करो अभी, पहले सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे 8 है, तो 8 से विभाजित करो और समान संख्या में समान सेंसफल बचने चाहिए, तो 44 को 8 से विभाजित किया, 44 को, तो 8 5 40, 4 सेंसफल बचेगा, और यहाँ पे देखो भी 8 से विभाजित करूंगा तो 12 8 96, ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये 8 तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 44 को विभाजित करूं तो 4 सेंसफल बचेगा, और 96 को विभाजित करूं तो 0 सेंसफल बच रहा है, लेकिन ये बोल रहा है भी समान सेंसफल बचता है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। फिर 6 से विभाजित करो, 6 से विभाजित करूंगा तो 6 7 42, 2 सेंसफल बचते हैं यहाँ पे, और फिर इसको 6 से विभाजित करूंगा तो 16 6 96, ये तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इससे 4 से विभाजित करो भी, 4 से विभाजित करूंगा तो 11 चौके 44, भाग पूरा पूरा चला गया, 0 सेंसफल, और उसके बाद में यहाँ पे 96 को विभाजित करूंगा 4 से, तो 4 एकम 4 2 8, और उसके बाद में 24 चौके 96 होते हैं भी, पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 सेंसफल बचेगा, और उसके बाद में 184 को 4 से भाग दूंगा तो 4 चौके 16 बच गया, 2 24, 4 6 24, ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 0 सेंसफल बच रहा है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, एक्स का सबसे बड़ा मान है वो आपका 4 हो जाएगा। 4 से विभाजित करोगे 44 96 और 184 को, तो 0 सेंसफल बच रहा है, समान सेंसफल बच रहा है भी। आगे देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो इसकी फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, यानी एफ बराबर क्या होता है, आर अपॉन में 2 होता है, तो यहाँ पे आर आपको कितना दे रखा है 40 और अपॉन में 2, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 80,000 रुपए की धनराशि है, 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से जब ब्याज की गणना है वो 6 माह, यानी 6 माह के अंदर, तो साल के अंदर 2 बार, एक साल के अंदर 2 बार है वो आपकी गणना हो जाएगी, तो यहाँ पे उधार दी जाती है, तो 1 वर्ष में निवेश 1 वर्ष के लिए निवेश किए जाता है, तो आपको प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दर का आधा कर दो और समय का दुगुना कर दो भी, 6 माह है, तो यानी साल के अंदर है वो 2 बार हिसाब होना है 6 माह के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 2 वर्ष हो गया दर, तो और समय है वो 2 वर्ष हो गया। 80,000 रुपये है, 80,000 रुपये है, तो यहाँ पे ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, अब इसका 2/100 लगेगा, यानी 2% है, तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100, तो पहले साल के लिए 2/100 लगेगा, तो 2 0 से 2 0, 8 2 16, 1600, दूसरे साल के लिए भी 1600, ये तो आपका साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो ये इसमें भी 2/100 लगेगा, 2/100 लगेगा, तो 2 0 से 2 0 16 2 32, तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज बताना है 1600 और 1600 3200, तो 3232 आ जाएगा भाई, 3232, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन दे रखा है आपको, कॉलेज के लिए निकलने से पहले, कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है, कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता क्या करती है, अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है। अब खाना बनाना, सीता खाना बनाना नहीं जानती, बिल्कुल सही है, नहीं जानती तभी तो सीख रही है अभी, अगर खाना बनाना आता तो कोई सिखाता क्या, डायरेक्ट उसको ये बोलते भी खाना बनाओ सीता, आप खाना बनाइएगा, तो कॉलेज जाने से पहले वो खाना बनाती,
ठीक है। लेकिन अब सीख रही है तो इसका मतलब क्या है, सीता को खाना बनाना नहीं आता है, तो पहला यहाँ पे निष्कर्ष वो सही है। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है, बिल्कुल गलत बात है, इसके बारे में तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष पहला है वो सही है, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको 800 रुपये दे रखा है, तो इस वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो 15% को मैं क्या लिखूंगा, प्रतिशत का निशान हटाऊंगा, नीचे लगाऊंगा 100। अब 5 से काट दो, 5 या 15 होता है और 20 या 5 100 होता है, तो 3/20 हो गया। अब नीचे वाला है वो यहाँ पे सीपी है, और ऊपर वाला अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को दर्शाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को दर्शाएगा, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। कहने का मतलब 20 रुपये आपका क्रय मूल्य है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपये का यहाँ पे हानि हो गया, तो आपका एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 17 रुपये हो गया। हमारे अनुसार आपका 17 रुपये, हमारे अनुसार आपका 17 रुपये क्रय मूल्य हो गया। नहीं, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दे रखा है भी, तो 20 रुपये हमारे अनुसार 20 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 800 दे रखा है। तो बी एकम बी, 0 से 0, 2 एकम 2, 40, तो एक का मान कितना आ गया, 40 आ गया। आपको ज्ञात किसका करना है, विक्रय मूल्य बताना है, तो हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 17 रुपये है, तो 17 को ज्ञात कर दो, 17 चौके 780, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अभी संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रकार से दे रखा है इसमें, और इसमें आपको बताना है, यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो जाएगी 27 है, वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसमें तो इसमें F0 तो हो जाएगा ये, ठीक है, F1 हो जाएगा पहले वाला, F2 हो जाएगा आपका दूसरे वाला। इसमें बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस में F0 माइनस में F1, और अपोन में होता है 2F0 माइनस में F1 और माइनस में F2, और इनटू आपका होता है H होता है वर्ग अंतराल, L होता है निम्न सीमा यहाँ पे कितनी है 40 है, इनटू F0 कितना है 27 में से 23 बाहर निकाल दो, और 27 2 54 माइनस में F1 कितना है 23, और F2 कितना है -16, और H वर्ग अंतराल कितना है 10 का है। तो यहाँ पे 27 में से 23 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 को यहाँ पे प्लस का निशान है भाई, गुना का निशान नहीं है, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे प्लस का निशान, तो 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40, और 54 23 और माइनस का 23 और माइनस का 16 कितना बच गया, अभी माइनस का 39, अब ये माइनस का 39 है वो 54 से जाएगा, तो ये बचेगा 5, और यहाँ पे ये 15, तो ये आ गया 15 आपका। अब 40 को 15 से डिवाइड कर दो, अभी 40 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 2 30 होते हैं, 15 2 30 बच गया 10, और उसके बाद में बच गया 10, और 15 7 कितने होते हैं, अभी 15 7 तो 105 होते हैं, 15 के 90, तो ये आ जाएगा 2.6 आ जाएगा लगभग। तो यहाँ पे 42 है, और ये प्लस का निशान है बीच में, 2.6 आपको जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 40 और 2 42.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, यदि ये संख्याएं हैं और इसमें विषम को क्या करना है, 2 जोड़ना है, और यहाँ पे सम में 1 घटाना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्न में से कौन सा अंक सबसे अधिक बार आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी 2 एक सम है, तो यहाँ पे 1 घटाना है, और इसमें जोड़ना है, और इसमें 1 घटाना है, और इसमें 2 जोड़ना है, और उसमें 1 घटाना है, 2 जोड़ने हैं, और इसमें 1 घटाना है 5, और 3 में से 2 जोड़ोगे तो 5। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है वो 1 आया भी, 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 है वो सबसे ज़्यादा बार आया, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 88 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रम से क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा है वो बल की दिशा को बताता है, लगने वाला बल बताएगा अंगूठा, तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और मध्यमा है वो क्या बताएगी, धारा की दिशा बताएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका
4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अंगूठा लगने वाले बल को बताएगा, तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और मध्यम है वो धारा की दिशा बताएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 89 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था भी। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं, तो वो तेलुगु को बोला जाता है। तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी भाषा बोला जाता है, इतालवी कहा जाता है तेलुगु को। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। इसमें बोला गया भी अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो आपका pH मान होता है वो लगभग 10-11 के करीबन होता है भी। ठीक है, आगे चलता हूं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। इसमें बोला गया भी हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और स्थिलन होती है। ठीक है, संकुचित होती है, सिकुड़ती है, और उसके बाद में स्थिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले स्थिलन यानी विश्रांति को मिलाकर के हृदय का एक स्पंद कहा जाता है, हृदय का एक हार्टबीट बोला जाता है। यानी एक बार तो संकुचन होता है, सिकुड़ता है, और उसके बाद में स्थिलन होता है यानी विश्रांति होता है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, हृदय का एक स्पंद बोला जाता है, यानी हार्टबीट बोली जाती है। तो हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, जो कि डॉक्टर है वो अपने कानों में लगाता है, और उसके बाद में वो एक डबिया सा होता है गोल गोल सा, वो आपके हार्ट के ऊपर लगाता है। ठीक है, चेस्ट के ऊपर लगाता है, तो वो आपकी हार्ट बीट सुनने का प्रयास करता है। आगे देखो भी उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। अब यहाँ पे देखो भी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस और प्लस में 1 माइनस साइन, और उसके बाद में 1 प्लस साइन थीटा, और फिर है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो भी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भी। यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। अब 1 प्लस कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस को और 1 माइनस कोस। अब देखो भी यहाँ पे 1 प्लस कोस है और 1 माइनस कोस है। अब ये इस प्रकार से है a माइनस बी और a प्लस बी इस प्रकार से अभी, यानी ये एक है वो यहाँ पे a है और कोस है वो यहाँ पे b है, ये यहाँ पे a है और ये यहाँ पे b है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक का स्क्वायर करो या ना करो एक ही बात है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस में ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस आएगा ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस का निशान आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस में इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको तो एक बार कोसेक लिख दो, इसको तो एक बार कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दो और ब्रैकेट में बंद कर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बीच में प्लस का निशान है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यानी पहले हमने यहाँ पे कोस को भेजा है, अगर मैं यहाँ पे साइन को इधर भेजूंगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो भी ये क्या है,
कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये क्या है आपका, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसका मान कितना हो गया अभी, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान तो 1 हो गया अभी। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो इसका मान तो 1 हो गया। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू 1, और उसके बाद में इंटू, और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर दिया, अभी गलत क्या कर दिया, थोड़ा सा एडवांस में चल गई, क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान था और हमने देखा नहीं। ये देखो यहाँ पे गुणा का निशान और यहाँ पे भी गुणा का निशान है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस का निशान है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 है, बीच में प्लस का निशान है, और यहाँ पे भी 1 है, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण, और इसका मूल बताना है क्या होगा। देखो इसका अगर आपसे इस प्रकार से गुणनखंड नहीं होता है, तो आप द्रोणाचार्य विधि से श्री द्रोणाचार्य विधि वाला फॉर्मूला लगा दो। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 2a। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का b, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, प्लस माइनस रूट माइनस का 30, यानी बी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, माइनस में 4, और इंटू ए का मान 1 है, और इंटू यहाँ पे सी का मान 104 है, और अपॉन में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1। अब देखो भी, माइनस का 30 प्लस माइनस रूट, और उसमें ये कितना आएगा अभी, 4 का 1 के साथ में गुणा तो 4 ही आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 900, और माइनस में 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो 4 का इसके साथ में गुणा करवाया हमने, तो ये 4 चौका 16 हो गया, ये हो गया 4 चौके 16 और 4 एकम 4, और नीचे आपके पास में कितना है 2। अब यहाँ पे देखो भी, 900 के अंदर 416 जाएगा, तो ये माइनस का 30 है, और ये प्लस माइनस है, तो रूट के अंदर कितना बचेगा अभी, अब देखो 0, यानी 10 में से 4 जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और अपॉन में आपके पास में क्या है 2 है। अब ये यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे आपका 484 है, वो 22 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 30 है और प्लस माइनस 22, और अपॉन में आपके पास में क्या है 2 है। अब इस 2 से इसको काट दो भी, 11 बार कट गया, या फिर लास्ट में काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लास्ट में काट देना एक प्रकार से, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे 22 आ गया। अब देखो भी, एक बार आप प्लस का निशान ले लो और एक बार माइनस का निशान ले लो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, तो यहाँ पे एक बार प्लस का निशान, तो मैं पहले प्लस का निशान ले रहा हूँ, तो माइनस का 30, ये तो माइनस का 30 है ही, और प्लस का 22, और अपॉन में मेरे पास में क्या 2 है, तो माइनस के 30 में से प्लस का 22 जाएगा, तो ये मेरे पास में क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में माइनस का 4 बचेगा। तो एक तो मेरे पास में मूल आ गया माइनस का 4। अब एक क्या करो आप, माइनस का, अब पहले अपन ने प्लस निशान लिया था बीच में, अब माइनस का निशान लेना है, तो माइनस का 30 और माइनस का 22 और अपॉन में 2, तो अब ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 52 हो गया, माइनस का 30 है और माइनस का 22 है, तो माइनस का 52 हो गया, और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 26। तो एक आपके पास में मूल आ गया माइनस का 4, और एक आपके पास में मूल आ गया माइनस का 26, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है, अभी पढ़ के आए हैं भी, आपका अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और मध्य में होती है वो आपके धारा की दिशा बताती है। तो यहाँ पे तर्जनी पूछा है, तो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक विशिष्ट भाषा में ए सी को कितना लिख रहा है अभी, 13 लिख रहा है। ए आता है 1 पे और सी आता है 3 पे, तो 13 लिख दिया अभी। एफ जी को क्या लिख रहा है अभी, एफ जी को ये 67 लिख रहा है, तो एफ 6 पे आता है, जी 7 पे आता है। तो एच आई को क्या लिखेगा ये बताना है, तो एच आता है 8 पे और आई आता है 9 पे, तो 89 लिखेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का कौन सा राज्य नरम अस्फीनित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा भाई, मिजोरम हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी इसमें। यानी भारत का कौन सा राज्य नरम अस्फीनित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन कहा जाता है, मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका मिजोरम हो जाएगा भाई। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है और ये अस्फीनित निक्षेपों से निर्मित है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है भी, फॉर्मूला वो है वी वोल्ट के विभवांतर के लिए क्यू कुलाम का आवेश ओटी सेकंड तक प्रवाहित करने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति यानी पावर यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है वी क्यू अपॉन में टी होता है, वी क्यू अपॉन में टी, ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। जिसमें आपको क्या दिया हुआ हो, वोल्ट दिया हुआ हो, कुलाम दिया हुआ हो और समय दे रखा हो, तो आपको अगर पावर ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला आता है वी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, आगे देखो 99 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस विलयन का पीएच मान है वो सबसे कम होता है, किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है भी। लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान है वो 6.8 होता है और भोजन से पहले, ठीक है, और भोजन के बाद में भोजन से पहले लार है वो लगभग इतना ही रहता है अभी, लगभग 6 के करीबन हो जाएगा अभी, लगभग 6 के करीबन हो जाएगा। और उससे पहले भोजन के बाद में 6.8, ठीक है। और कॉफ़ी का पीएच मान है वो लगभग इतना ही रहता है और लगभग 7 के करीबन रहता है। टमाटर का जो पीएच मान है ना, टमाटर का ये थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा होता है, तो टमाटर का पीएच मान है वो सबसे कम होता है अभी, टमाटर का पीएच मान है वो इसमें सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन है। अब 100 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, पहले इसका इसके साथ में गुणा करवा दो, फिर जो आपके पास में आए उत्पाद के रूप में उसका इसके साथ में गुणा करवा दो भी। अब पहले मैं इसका इसके साथ में गुणा करवा रहा हूँ तो 2x की स्क्वायर आ गया मेरे पास में, और प्लस में इस x का इसके साथ में गुणा करवाऊंगा तो 5x हो गया, फिर इस 2 का इसके साथ में गुणा करवाऊंगा तो प्लस का 4x हो गया और प्लस का 10 हो गया। फिर इस x का इसके साथ में गुणा करवा दूँ, इस x का इसके साथ में गुणा करवा दूँ तो ये क्या बनेगा, 2x की क्यूब बनेगा, ठीक है। और फिर इस x का इसके साथ में गुणा करवा दूँ तो प्लस का 5x स्क्वायर बनेगा, और फिर इस x का इस 4 के साथ में गुणा करवा दूं तो 4x की स्क्वायर बनेगा और प्लस में 10x बनेगा। फिर इस 4 का इसके साथ में गुणा करवाऊं तो मेरे पास में बनेगा 8x की स्क्वायर और प्लस में 4 5 20x और प्लस में 4 चौके 16x, सॉरी अब यहाँ पे देखो भी माइनस का निशान हमने थोड़ा सा चेंज नहीं किया ना, माइनस थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया अपने को। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे x से गुणा किया तो यहाँ पे 10x हो गया, ठीक है। अब माइनस के 4 से गुणा करें ना तो सारा माइनस में आएगा माल, 4 यानी 8x की स्क्वायर और ये माइनस का 4 5 20x और ये माइनस का 16x और ये माइनस का 40 और आगे अपने पास में क्या है तो प्लस का x की स्क्वायर प्लस का आपके पास में 5x और माइनस का आपके पास में 12 है। जो कट रहा है उसको काट दो और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो भी, और तो क्या होगा। अब यहाँ पे 2x की क्यूब है तो 2x की क्यूब ही रहेगा और ये तो कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी 5x की स्क्वायर प्लस का है, 8x की स्क्वायर माइनस का है और यहाँ पे x की स्क्वायर ये भी प्लस का है, तो ये कितना बच गया आपके पास में 6x की स्क्वायर हो गया, यानी प्लस का 6x की स्क्वायर है और माइनस का 8x की स्क्वायर है, तो ये आपके पास में माइनस यहाँ पे देखो भी प्लस का ये भी है, तो 5x की स्क्वायर प्लस का 4x की स्क्वायर और प्लस का x की स्क्वायर, तो ये 10x की स्क्वायर हो गया, ये 5 और 4 9 और 1 10x की स्क्वायर हो गया, वो भी प्लस का, तो प्लस का 2x की स्क्वायर बचेगा, 2x की स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ये 10x प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का है,
और ये प्लस का है, तो मेरे पास में प्लस का तो 15x है, और माइनस का क्या है, अभी मेरे पास है माइनस का 20x और 16x, कितने बच गए, ये 36x हो गए। अब 15 में से 36, यानी ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का ज़्यादा बचेगा, और कितना बचेगा अभी, ये बचेगा मेरे पास में 21x, कितना बचेगा, 21x बचेगा। और ये माइनस का 12 है और यहाँ पे भी माइनस का 12 है, तो ये भी माइनस का ज़्यादा बचेगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे भी, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो आपका एक नंबर ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट, इस प्रकार से अपना एक पेपर और सोल्व हो जाता है। तो आई होप आज वाली क्लास है वो आपको बढ़िया लगी होगी, प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो 26 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर पे नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।